हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र और विशेषकर व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें आप पूरा कंज्यूमर्स बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसका एक बेहद खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। और मोस्ट प्रॉब्ली ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कर लिया, उपयोगिता से उठा के उसके बाद पूरा मांग वाला कंसेप्ट, अनधिमान वक्र, उपभोक्ता संतुलन, सब कुछ कर लिया है। प्लीज एक एक वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी आपको अब मिल जाएगा। पर आज हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच, और यहां पर उसके निकालने की जो अलग अलग विधियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विधियों से वो कीमत लोच निकाली जाती है। मांग की लोच का मतलब क्या है, ये हमने इसके पहले वाले सेशन में देख लिया है। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पाते हैं। यहां 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, एनसीईआरटी पैटर्न पर सारी की सारी शिक्षा यहां पर निःशुल्क है। तो आप कभी भी थंबनेल को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, सब कुछ एनसीईआरटी पैटर्न पर फॉलो किया गया है। आप किसी भी बोर्ड से हो, निःशुल्क पढ़ाई करते रहिए। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं कि मांग की कीमत लोच का क्या मतलब है। देखिए, इससे पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि भाई मांग की लोच का मतलब यह होता है, कीमत लोच तो बाद में बात आ गई, मांग की लोच का ही मतलब यह होता है कि जब कीमत या अन्य कारणों से अगर मान लीजिए कोई परिवर्तन आता है कीमत में ही, मान लीजिए, तो उसके रिस्पॉन्स में, उसकी प्रतिक्रिया में मांग परिवर्तित होती है। यह तो हमने मांग के नियम में भी देखा था, पर कितनी होती है, किस दर से होती है, यह मांग की लोच द्वारा पता लगाया जाता है। लोच यानी इलास्टिसिटी, कितना फैल सकता है, मांग कितना घट और बढ़ सकती है, यह मांग की लोच का मतलब होता है। तो उसमें हमने 3 स्थितियां देखी। एक मांग की कीमत लोच यानी कीमत कितना प्रभावित करेगी, एक मांग की आय लोच यानी आय कितना प्रभावित करेगा, और एक मांग की आड़ी लोच के बारे में देखा था जिसमें संबंधित वस्तुओं की कीमतें प्रभावित करती हैं। बहरहाल आज के सेशन में हम देखेंगे कि मांग की कीमत लोच का क्या आशय है, यानी कीमत में परिवर्तन होने के बाद किस हद तक या किस स्तर या किस डिग्री तक मांग में परिवर्तन होता है, इसकी चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। अब देखिए, मांग की कीमत लोच उपभोक्ता की आय, रुचि तथा संबंधित वस्तुओं के मूल्य दिए होने पर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के दर को बताती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट। देखिए, ये हमने मांग के नियम में भी देख लिया था कि भैया अगर कीमत बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा घटेगी, कीमत घटेगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द लॉ ऑफ डिमांड। बट व्हाट इज द न्यू हियर? भाई अगर मांग में परिवर्तन होगा तो किस दर से होगा, किस स्तर तक होगा, किस लेवल तक होगा, इस बात की जानकारी हमको कौन प्रोवाइड करता है? मांग की कीमत लोच प्रोवाइड करती है। ठीक बात है। सामान्यतया मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच भी कहा जाता है, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। मांग की कीमत लोच को सूत्र रूप में दिखाया जा सकता है। कैसे दिखाया जा सकता है? वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी इसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक बात, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सीधी सी कहानी है। लेकिन अब एक चीज आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन में आपको ये सीधा दे देगा कि भैया, छोटे क्वेश्चन आ भी जाते हैं लेकिन हर बार ये स्थिति नहीं रहेगी कि भैया कीमत में इतना परसेंट चेंज हुआ, मांग में इतना परसेंट चेंज हुआ, तो बताइए कि मांग की लोच क्या है। तब तो आप इस सिंपल फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। आपको वहां क्या दिया रहेगा? आपको कुछ स्थिति ऐसी दे रही है, आप टेबल बनाएंगे। मान लीजिए दिया हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए हो गई, ठीक, जिसके कारण मांग जो है वो 5 रुपए से अगर कीमत बढ़ी हो तो मांग घटेगी, तो मांग जो है वो 10 क्वांटिटी से, एक सेकेंड, हाँ, मान लीजिए आपके सामने स्थिति आ गई ऐसे कि यहां पर है कीमत और यहां पर है मांग। ठीक, तो कीमत जो है वो कितनी हो गई? 10 से अगर 20 हो गई तो मांग मान लीजिए मांग 20 से 10 हो जाएगी, 20 से 10 हो जाएगी। ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसा टेबल आपको बनाना है। अब इसमें ये कतई नहीं दिया हुआ है कि कितना परसेंट का चेंज हुआ है, तो इसके लिए जब आप फॉर्मूला निकाल कर ले आएंगे तो आपके सामने जो फॉर्मूला आएगा वो कैसा आएगा? वो आपके सामने फॉर्मूला यहां पर ही आएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। आप इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई
Q। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, बताते हैं। देखिए इस डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, चाहे वो Q मतलब मांग, क्वांटिटी, Q मतलब क्वांटिटी, ठीक। अच्छा P मतलब प्राइस, ये कीमत। अब दोनों में डेल्टा लगा है, मतलब पहले क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ है और कीमत में कितने का चेंज हुआ है, ये लिख लीजिए। तो क्वांटिटी कितना चेंज हुई है, 20 से 10, 10 क्वांटिटी बदली है, तो 10 हमने यहां लिख लिया, डिवाइडेड बाई P, प्राइस में कितने का चेंज हुआ है, यहां भी 10 का चेंज हुआ है, ठीक, इनटू P अपॉन Q, ठीक। ये फॉर्मूला आपके सामने दिखा दिया गया। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब ये फॉर्मूला लग गया तो P मतलब क्या हुआ, पहले वाली कीमत, और Q मतलब पहले वाली क्वांटिटी। तो 10 अपॉन 10 इंटू पहली वाली कीमत कितनी है 10 और पहले वाली क्वांटिटी कितनी है 20। देखिए इस वाले में Q पहले रहता है, इस वाले में P पहले रहता है, 10 से 10 कैंसिल, 10 1 अपॉन 2 यानी 0.5, ये आपकी आ गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब ये 0.5 है तो कैसा इलास्टिसिटी है ये हम आगे तय करेंगे, अभी 5 भाग होते हैं इसके। लेकिन कुल मिलाकर साधारण भाषा में आप इस तरह के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चिंता मत करिएगा, मैं एक न्यूमेरिकल सेशन भी कराऊंगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम ठीक से सिखाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। कुल मिलाकर इन सिंपल इन टोटलिटी इस तरह का फॉर्मूला होता है। या तो आपके पास सीधे परसेंटेज पता हो कि इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला सबसे आसान है, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तुरंत इस तरह के फॉर्मूले में उसको ले आइए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप समझते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बताया गया है कि उस फॉर्मूले का मतलब क्या है। मतलब अगर आपको डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q करना है तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा Q अपॉन Q वस्तु की मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन है, डेल्टा P बाई P वस्तु की कीमत में परिवर्तन, EP मतलब मांग की कीमत लोच, इसको ED भी लिखा जाता है। डेल्टा मतलब परिवर्तन को बताने वाला चिन्ह, Q मतलब वस्तु की मांगी गई मूल मात्रा यानी पहली वाली क्वांटिटी, और वस्तु की मूल कीमत पहली वाली प्राइस, यानी ये वाली P और Q यहां बात की जा रही है। ये डेल्टा Q और डेल्टा P मतलब कितना का चेंज हुआ है। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं एक बेहद खास इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि मांग की कीमत लोच के प्रकार कितने हैं, ठीक। और फिर इसके साथ इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ भी प्लॉट होता है जिससे आपने समझना जरूरी है। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। होता क्या है, आपके सामने 5 स्थितियां पैदा होंगी। हमने क्या देखा था, मांग की कीमत लोच और मांग की कीमत और मांग में परिवर्तन, है ना। तो एक पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि कीमत में परसेंटेज जो परिवर्तन है, ठीक, वो बराबर हो मांग में परसेंटेज परिवर्तन के। अब बात यह आएगी कि तब लोच कितनी आएगी, ठीक है। 5 स्थितियां बनेंगी। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया गया कीमत, यहां पर लिख दिया गया मांग। कीमत को क्या किया गया, मान लीजिए लेट सपोज कीमत को कर दिया गया 5 से 10, ठीक। यानी यहां पर क्या हुआ है, पूरा 100% का चेंज हुआ है। आगे बात समझ में ना, पूरा 100% का चेंज हुआ है। और मांग को क्या कर दीजिए, मांग को कर दीजिए 10 से, अब यहां कीमत बढ़ी है तो मांग तो घटेगी, इसको मान लीजिए हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले पर लगाएं, मतलब यहां भी 100% का चेंज है, 5 से ठीक दुगना कर दिया, इसको भी 100% मांग को घटा दिया। अब यहां देखिए डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q अगर मैं कर दूं, क्वांटिटी में कितने का चेंज है, 5 का। प्राइस सॉरी क्वांटिटी में यहां 10 का चेंज है, ठीक है। 10 से 0 हो गया ना, तो 10 का चेंज हो गया। यहां कीमत में 5 का चेंज हो गया, इंटू पहले कीमत कितनी है 5, पहले क्वांटिटी कितनी है 10, ठीक, कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1, कट गया ना सब, 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, वैल्यू कितनी आई 1। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, यानी जब इलास्टिसिटी जो आपकी होती है वो जब 1 के बराबर आ जाए, इलास्टिसिटी जो होती है वो उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो उस केस में आप समझ लीजिए कि आपकी जो मांग में होने वाला परसेंटेज चेंज है और कीमत में होने वाला परिवर्तन चेंज है, दोनों बराबर है। वैल्यू 1 आ गई ना सॉल्व करने पे। इसको इकाई लोचदार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं
इकाई लोचदार, इकाई लोचदार। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब देखिए, तो इसको हम अगर ग्राफ बनाना चाहें तो यहां x ले लिया या y ले लिया। अब देखिए, जब मांग की इकाई लोच होती है, जब यूनिट इलास्टिक होता है, तो कैसे मांग वक्र बनता है ये आप देख लीजिए। तो यहां अगर मैंने ले लिया कीमत और यहां मैंने ले लिया अगर मांग, ठीक, तो कीमत कितनी है 5 से 10, यहां 0 ले लीजिए, 5 10, मांग 0 है फिर 10 है। ठीक, तो 5 जब कीमत थी तो 0 थी, यहां मतलब 5 और 0 यहां हो जाएगी, ठीक बात। और जब ये कीमत 10 हुई तो मांग 0, अच्छा नहीं 5 कीमत है तो मांग कितनी है 10 है, यहां है, ठीक है। और जब 10 कीमत हुई तो 0 हो गई, यानी ये 10 और 0 यहां आ गई, तो ये कहां आ गई, ऐसा मांग वक्र बन जाएगा आपको, ठीक है। यूनिट इलास्टिक में मांग वक्र कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ये सारे मांग वक्रों को आप देखते हुए चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब कीमत बढ़ने से मांग घटती है तो मांग वक्र का ऊपर की ओर संचलन होता है, अपवर्ड मूवमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ये बिंदु यहां था, यहां से ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ मांग वक्र चली गई है। ये केस नंबर 1 है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में, दूसरा कंडीशन देखिए आप, ये अगर आप समझ गए तो आप पांचों पॉइंट्स यहां पर इजीली बना लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या कर लेंगे, पांचों पॉइंट्स इजीली बना लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कारण मांग में 0 परिवर्तन, शून्य परिवर्तन। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं, आवश्यक वस्तुएं, जैसे मान लीजिए नमक, उसमें आप कीमत में कितना भी परिवर्तन करिए, उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहां मैंने ले लिया कीमत और यहां मैंने ले ली है मांग, ठीक है। तो कीमत मैंने कर दी 10 से 20, पर मांग पहले भी 10 थी, अभी भी 10 थी, ठीक। अब इसको अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू अगर आप करें तो वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 इलास्टिक हो गया। ये कैसे, क्वांटिटी में कितने का चेंज है 0 का, प्राइस में कितने का चेंज है 10 का। पहले प्राइस कितनी थी 10, अब कितनी है, मांग पहले कितनी थी 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 0, ये क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको बोलते हैं शून्य लोचदार, 0 इलास्टिक। यानी कितना भी आप कीमत में चेंज करिए, यहां पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको जब आप खींचने का प्रयास करेंगे, दिस इज x, दिस इज y, ये है कीमत और ये हो गई आपकी मांग, ठीक है। ये है वैल्यू 0। अब ध्यान से समझिए, कीमत 10 से 20 हुई है, कीमत 10 20, मांग कितनी है, ये 0 से 10, ये 10 पे भी 10 थी, 20 पे भी 10 है, तो क्या बन जाएगी, एक सीधी लाइन, ठीक है। क्या बन जाएगी, यहां थी तो एक, और ये 10 पे 10 थी, तो यहां एक सीधी रेखा बन जाएगी, है ना। यानी इट इज वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समानांतर एक लाइन बनेगी। इसको कहते हैं क्या, शून्य लोचदार, शून्य लोचदार या 0 इलास्टिक डिमांड, 0 इलास्टिक डिमांड। आ गई बात समझ में, तो यहां तो कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ये दूसरी स्थिति बन गई। अच्छा, तीसरी स्थिति बनती है कीमत में शून्य परिवर्तन किंतु मांग में अनंत परिवर्तन।
ठीक है, मांग में अनंत परिवर्तन। अब ये जो अनंत है ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, और यही इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये कीमत है, ये मांग है, ठीक, कीमत 10 की 10 ही रह गई, लेकिन मांग अचानक 10 से 50 हो गई। होता है, कई बार ऐसा होता है कि अचानक उस चीज का ट्रेंड आ जाए, अचानक उपभोक्ता की रुचि किसी चीज में बढ़ जाए, कुछ भी। अब यहां अगर आप निकालें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू कितना है? 40 का चेंज है, 10 से 50 हुआ है। डेल्टा पी में 0 का चेंज है, इंटू 10/10, ये तो कट गया, लेकिन 0 से 40 तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इनफाइनाइट। भाई 0/40 होता तब तो 0 आ जाता, 40/0 तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? अत्यधिक लोचदार मांग, अंग्रेजी में कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड, आगे बात समझ में? अत्यधिक लोचदार मांग। अब जरा इसको खींचने का प्रयास करिए ग्राफ से, सारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। एक्स वाई, ठीक, यहां ले लीजिए कीमत, यहां ले लीजिए मांग, ठीक है, यहां ले लीजिए कीमत, यहां ले लीजिए मांग। अब क्या होगा? कीमत को मैंने 10 का 10 रखा, लेकिन मांग को क्या कर दिया? 10, 20, 30, 40, 50। तो 10 पे 10 थी, फिर 10 पे ही 50 हो गई, तो ये क्या होगा? एक सीधी रेखा यहां बन जाएगी, ठीक है। ये 50 पे पॉइंट था, है ना, ये 50 वाला था, ये 10 वाला पॉइंट था। तो ये क्या हो गई? जो इसके पहले जो शून्य वाली आई थी वो क्या थी? वाई अक्षांश के पैरेलल थी, ये एक्स अक्ष के समानांतर हो गई। तो ये क्या है? अत्यधिक लोचदार मांग, यानी हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं भी हो रहा है तो भी उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जा रहा है। ये सिचुएशन नंबर 3 है, और ये मांग की कीमत लोच का तीसरा प्रकार होता है, ठीक। चौथा प्रकार देख लीजिए, बस यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, ज्यादा है, ग्रेटर देन का साइन है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन के, यानी मांग में कम चेंज हो रही है, कीमत में ज्यादा चेंज हो रहा है। यानी कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होना चाहिए वैसा परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहां ले लीजिए कीमत, यहां ले लीजिए मांग, ठीक। अब कीमत मैंने 5 से 10 कर दी, लगभग 100% का चेंज हो गया। कीमत बढ़ी है तो मांग घटेगी, पर मांग 10 से 8 करी, है ना। मांग को भी तो 10 से 0 होना चाहिए क्योंकि ये 100% का चेंज हुआ है, लेकिन मांग को केवल 10 से 8 करी। अब वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ऐसे में होता है इकाई से कम लोचदार मांग, ठीक, या न्यूनतम लोचदार मांग, या बेलोचदार मांग कहते हैं इसको। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, एक से कम वैल्यू आएगी। देखिए मांग में कितने का चेंज हुआ है? 2 का, कीमत में 5 का, इंटू पहला कीमत 5, पहला मांग 10, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1/5। तो 1/5 करने का तो क्या होगा? 0.2 आ गई ना वैल्यू। तो ये क्या आ गई? ये जो ईपी है आपकी या ईडी है, ये लेस देन 1 आएगा, इकाई से कम लोचदार मांग। इसको कहते हैं जो कि जो 0 वैल्यू आ रही थी वो तो पूर्णतः बेलोचदार थी, लेकिन इसको केवल बेलोचदार मांग कहते हैं। अगर 0 नहीं है और पॉइंट में है तो बेलोचदार मांग। क्या कहेंगे? बेलोचदार मांग, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड इसको कहते हैं। अब इसको खींचने का प्रयास करिए, एक्स वाई कीमत मांग, कीमत 5 से 10 हुई है, ये कितना हुआ? 10 से 8, 2 का वैल्यू 2 4 6
8, 10। 5 कीमत पे 10 थी, 5 थी तो 10 थी, यहां था। फिर 10 पे 8 हो गई, 10 पे 8। ठीक, ये हो गया मांग वक्र आपका। सॉरी 10 पे 8 यहां होगा ना, 10 के सामने और 8 के ऊपर, ऐसे हो गया। जो इकाई लोचदार मांग थी वो इधर थी, लेकिन ये देखिए थोड़ा आगे आपको मिलेगा, तो ये 10 से 8 हो गया। ठीक है, एक तो ये बन गया। और अंतिम और पांचवा अच्छा, यहां वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 से कम होगी। वैल्यू कितने में आएगी, पॉइंट में आएगी, 0.2, 0.4, 0.5 कुछ भी, क्योंकि यहां कीमत में होने वाला परिवर्तन मांग में होने वाले परिवर्तन से ज्यादा है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भाई मांग की इकाई मांग की कीमत लोच क्या है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन किस दर से आ रहा है। तो यहां यह देखा जा रहा है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से जो प्रतिक्रिया आ रही है मांग में उस स्तर का चेंज नहीं आ रहा है, थोड़े स्तर का ही चेंज आ रहा है। अच्छा, अगली स्थिति क्या देखेंगे, पांचवी और अंतिम, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है मांग में परिवर्तन से, कम है मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से। ठीक, यानी मांग में यहां पर ज्यादा परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन, थोड़ा भी कीमत चेंज हुआ तो मांग में ज्यादा परिवर्तन है। जैसे कीमत मतलब कि कीमत में जो चेंज होगा उसके मुकाबले ज्यादा परिवर्तन होगा मांग में। मान लीजिए कीमत को हमने कर दिया 10 से 8, तो मांग हो गई 5 से 10। कीमत में केवल लगभग 20% का चेंज कम किया है, मांग 100% बढ़ गई है। ठीक, अब यहां वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्यू में कितने का चेंज है, डेल्टा क्यू कितना है 5, डेल्टा पी कितने का है 2, इंटू 5/10, 5/10, तो कितना आ गया 2, 5/4, तो 5/4 करेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, पॉइंट भी लगाएंगे तो 1.2 आएगा। वैल्यू कितनी आई 1.2 के आसपास मान लीजिए कम से कम। यानी यहां पे जो ईपी है उसकी वैल्यू होगी 1 से ज्यादा, हमेशा 1 से अधिक वैल्यू इसकी आएगी। जबकि अगर मान लीजिए मांग में कम चेंज होता, कीमत से ज्यादा चेंज होता, तो वैल्यू 1 से कम पॉइंट में ही रहती, 0.1, 0.2 में रहती। ठीक, इसको कहते हैं लोचदार मांग। देखिए जो जिसमें अनंत परिवर्तन हो रहा था वो पूर्णतः लोचदार था, और ये क्या है, ये केवल लोचदार मांग है, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये क्या है, लोचदार मांग है। इसको खींच लीजिए, बस ये 5 चीजें आपको दिखानी होती है, आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर। यहां ले लीजिए कीमत, यहां ले लीजिए मांग। ठीक, कीमत और मांग आपने ले लिया। अब यह कीमत क्या लेंगे, 8 से 10 हुई कीमत, 2 का 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, मांग 5 से 10 हुई है, 5, 10, तो 10 पे 5 थी, 10 पे 5 यहां थी, 8 पे 10 हो गई है, 8 पे 10 यहां हो गई है। तो देखिए जो आपकी इकाई से कम लोचदार मांग थी वो नीचे की तरफ इधर दिखाई दे रही थी, ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। और ये पांचों शेप आप देख सकते हैं, एक एक करके अगर आप पांचों स्थितियों को देखें तो ये जो पहली वाली स्थिति है वो क्या है, ये पांचवी स्थिति क्या है, जब मांग में ज्यादा परसेंटेज का चेंज हो, कीमत में परसेंटेज का जब परिवर्तन हो रहा है उससे ज्यादा मांग में परसेंटेज चेंज हो। यहां कीमत में परसेंटेज परिवर्तन जो है वो ज्यादा है, मांग में परसेंटेज परिवर्तन कम है। तो ये रहा मांग वक्र, ये रही पूरी कहानी। यहां हमने क्या देखा था कि जब कीमत में नहीं के बराबर चेंज होने से मांग में एकदम से बहुत ज्यादा चेंज हो जाए और वैल्यू उसकी अनंत आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो ये जो वक्र होता है ये एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। जनरली यही क्वेश्चन आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब मांग वक्र में जब मांग की कीमत लोच का जो मान है वो अनंत या असंख्य आ जाए तो उस समय मांग वक्र की स्थिति क्या होगी, तो एक्स अक्षांश के समानांतर होगी। एक दूसरी कंडीशन थी कि अगर शून्य लोचदार मांग होगा, जीरो इलास्टिक डिमांड, यानी कीमत में परिवर्तन के बावजूद ही मांग में कोई परिवर्तन ना आए, तो उस समय जो मांग वक्र है वो वाई अक्षांश के समानांतर हो जाएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन एक बनेगी। ठीक, उसके पहले कंडीशन क्या थी कि अगर कीमत में परसेंटेज परिवर्तन और मांग में परसेंटेज परिवर्तन दोनों बराबर हो तो वैल्यू 1 आएगी और मांग वक्र ऐसा बनेगा।
तो ये 5 तरह के इंपॉर्टेंट यानी 5 वैल्यूज हमेशा आती हैं। या तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 आएगी, या ईपी की वैल्यू 1 आएगी, या ईपी की वैल्यू असंख्य या अनंत आएगी, या ईपी की वैल्यू जो है लेस देन 1 आएगी, ठीक, या ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ये 5 चीजें होती हैं और 5 तरह की मांग होती है। 0 वाले में शून्य लोचदार, 1 वाले में इकाई लोचदार, इसको अनंत लोचदार या पूर्णतः लोचदार, ये होता है बेलोचदार, और ये होता है लोचदार। 5 तरह की मांग इकाई मांग की कीमत लोच होती है, जिसे आपसे समझना है, और यही आपके सामने अब रखा है। अब तो इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मांग की कीमत लोच को 5 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है पूर्णतः लोचदार मांग। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर या नगण्य परिवर्तन होने पर भी मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग की रेखा आधार रेखा के समानांतर होती है। आधार रेखा जो बेस लाइन है इसके समानांतर रेखा होती है, मैंने अभी आपको बताया था ऐसा, ठीक है। चूंकि इसमें मांग की लोच अनंत होती है तो इसे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी भी कहते हैं, यानी कि कोई इसमें इसकी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है, अनंत है, ठीक है। तालिका में आप देख सकते हैं कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, मांग में खूब परिवर्तन हो गया। अब इसका आप ग्राफ बनाना चाहें तो सीधे सीधे ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा मैंने आपको बना के पहले दिखाया है, ठीक बात है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, इसमें कोई डाउट रखिएगा भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी परफेक्टली क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब यहां देखिए, यहां मांग की लोच शून्य होती है, 0 होती है। मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर जैसे, और इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया कि ये आप ऐसे खींचेंगे, आप कीमत 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, मांग अगर 10 है तो 10 ही रहेगा और फिर लाइन ऐसे खिंच जाएगी, तो इसे शून्य इलास्टिक कहते हैं, 0 इलास्टिक। पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति में मांग वक्र लंबवत होता है और वाई अक्ष के समानांतर होता है, बिल्कुल कुछ ऐसा, ठीक बात। तो ऐसा ग्राफ आपको बन जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तालिका में भी देख लीजिए कि मांग बिल्कुल बदल नहीं रही है, कीमत भले बदलती जा रही है, ठीक। तो ऐसे आप इसको आराम से बना सकते हैं। फिर आता है इकाई लोचदार या लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार का मतलब क्या है? इकाई लोचदार का मतलब है कि आप जब मांग की लोच निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, यूनिट आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कीमत में जितने % का चेंज है उतना ही मांग में भी चेंज है। मैंने आपको डिटेल में बताया अभी। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब उस वस्तु की मांग लोचदार होती है। जैसे इकाई लोचदार होती है, बेसिकली आप कह सकते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 30% से वृद्धि होती है तो उसकी मांग भी 30% से कम हो जाती है, अथवा कीमत में 10% कमी होने पर उसकी मांग 10% से बढ़ जाए तो इसको हम लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग कहेंगे। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, ED = 1, ठीक। बहुत क्लियर है। अब यहां देख लीजिए, यहां पर ये जो अगर आप इसको सॉल्व करें तो डेल्टा Q मैंने बताया भी है अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q। मैं पहले बता रहा हूं आंसर 1 आएगा। डेल्टा Q में कितने का चेंज है? 20 का। डेल्टा P में कितने का चेंज है? 5 का। पहले कीमत कितनी थी? 10, और पहले डिमांड कितनी थी? 40। वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं हुई। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इकाई लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? कुछ लोग कहते हैं सर आपने काटा कैसे? मुझे पता है बेसिक मैथमेटिक्स में भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ये 20, क्वांटिटी में 20 का चेंज, प्राइस में 5 का चेंज, इंटू पहले प्राइस थी 10 और पहले मांग थी 40। मैथ्स में अपने हाथ भी तंगे भैया, लेकिन इकोनॉमिक्स में इतनी मैथ्स तो जाननी चाहिए। तो आप सिंपल काट लो। 5 से 20 को काट लिया, 4 आया। 10 से 40 को काटा, 1 ये 4 आया। इस 4 से आप क्रॉस में 4 को काट सकते हैं, सब कुछ कट गया, बच गया 1, ठीक है। क्रॉस भी काट लीजिए, ऊपर नीचे भी काट लीजिए। तो इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लोच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मैं न्यूमेरिकल सेशन कराऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं। मैंने समष्टि अर्थशास्त्र में भी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, सब कुछ न्यूमेरिकल कराया है, इसमें भी करेंगे। अत्यधिक लोचदार यानी मोर इलास्टिक। यहां पर क्या होगा? कीमत ज्यादा कम बढ़ेगी लेकिन मांग ज्यादा बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक हो जाए, मांग में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं।
यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी होने से मांग 40% बढ़ जाए तो यहां पर वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होगी, यानी 40/20 करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक, तो इसे अत्यधिक लोचदार कहते हैं, यह भी हमने देख लिया था। ठीक, मांग की यह लोच इकाई से अधिक होती है, ईडी से ज्यादा होती है। यह विलासिता की वस्तुओं के बारे में ज्यादा होता है, ऐसी वस्तुओं में विलासिता की वस्तुएं होती हैं। अंतिम है बेलोचदार मांग या कम लोच वाली मांग। इसमें ईडी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से कम आएगी, यानी कीमत तो चेंज होगी पर मांग उस स्तर से नहीं चेंज होगी। तो जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी मांग को बेलोचदार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में यदि वस्तु की कीमत 7% से कम हो जाए और मांग केवल 20% से बढ़ जाए तो उसे बेलोचदार मांग कहा जाएगा। तो ये पांचों स्थितियां मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। इस प्रकार की लोच इकाई से कम लोच कहलाती है और इकाई से कम 1 से कम ही इसकी वैल्यू हमेशा रहती है। अब देखिए, अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट फैक्टर के तरफ जो बहुत जरूरी है कि भाई मांग की कीमत लोच नापने के तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला जिससे हम बार बार अभी यूज करते आ रहे थे उसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। दूसरा टोटल आउटले यानी कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड। और तीसरा है ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक, अब ज्यामिति विधि। अभी क्या है, ये 3 वो तरीके हैं जिन तरीकों से आप आसानी से मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। जो पहली विधि है इसमें तो मैं ऑलरेडी आपको बताते हुए आ रहा हूं, इसमें वो दोनों चीजें चलती है कि भाई मांग में कितने % का चेंज हुआ, ठीक, उसको डिवाइड कर दीजिए कि कीमत में कितने % का चेंज हुआ। ठीक, या ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक, इसकी बात मैं आप कर रहा हूं। कुल व्यय विधि में यह होता है कि आप कीमत परिवर्तन से पहले कितना खर्च करते थे और कीमत परिवर्तन के बाद कितना खर्च कर रहे हैं, उससे 3 तरह की लोच निकाल ली जा सकती है। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा। और ज्यामिति विधि तो एक मांग वक्र पे अलग अलग बिंदुओं पर क्या निकल कर आ रहा है उस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो आनुपातिक रीति क्या है, इस रीति में मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। बहुत सिंपल मेथड है। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि किसी वस्तु की मांग में, किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होने से मांग 30% से घट गई, तो अब मांग की कीमत लोच निकालिए। तो मांग में कितने का चेंज हुआ, 30, कीमत में कितने का हुआ है 40, तो 30/40 ये वैल्यू 0 पॉइंट में आ जाएगी और ये इकाई से कम लोचदार मांग हो जाएगी। ठीक है, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और सिंपली आप यहां से इसको निकाल सकते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 15% परिवर्तन होने से मांग में 30% का परिवर्तन हो जाए तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, मांग वाला ऊपर लिख लेते हैं और कीमत वाला नीचे, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी। और अगर 2 आई है तो ये कौन सी लोचदार होगी, अत्यधिक लोचदार, 1 से ज्यादा, ईडी इज ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है। ये फॉर्मूला यहां पर आ जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। जैसे यहां क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 5 है और उसकी मांग 100 इकाई है। अब यहां ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में तुरंत टेबल बनाइए, वस्तु की कीमत 5 है और उसकी मांग 100 है। ठीक, कीमत 4 रुपए होने पर कीमत घट गई, मांग 150 हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि मांग की इलास्टिसिटी निकालिए, तुरंत ये फॉर्मूला निकालिए। अच्छा, ये 100 है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से तुरंत फॉर्मूला निकाल के निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू, क्यू में कितने का चेंज है 50 का, पी में कितने का चेंज है 1 का, इंटू प्राइस कितना है पहला वाला 5 और क्वांटिटी पहले वाला 100, तो 50 से 100 2 और 2 से 5 करेंगे 2.5 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, देखिए 2.5 यानी इकाई से अधिक इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक बात है, तो इस तरह से आप इजिली इसको निकाल सकते हैं। फिर आता है कुल व्यय रीति। कुल व्यय मतलब होता है कि आप कितना पैसा खर्च हो रहा है कस्टमर का, उस हिसाब से आप 3 स्थितियां निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके सामने 3 स्थितियां आएंगी। यहां पर हो गया मान लीजिए कीमत और यहां पे हो गई मांग। ठीक, अब मान लीजिए कीमत 10 रुपए थी तो मांग 20 थी, कीमत 8 रुपए हो गई तो मांग 30 हो गई। अब यहां निकाल लीजिए कुल व्यय, कुल व्यय।
अब कितना खर्च कर रहा है, 20 मांग रहा है और कीमत 10 है, तो 20 दाम है, 200 रुपए खर्च कर रहा है। फिर 30 8 रुपए के हिसाब से, तो 8 3 के 24, 240 रुपए खर्च कर रहा है। अब यहां क्या है, वो पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कीमत में चेंज होने के बाद अब खर्चा उसका ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। ठीक बात। अगर मान लीजिए लेट सपोज मैं यहां पर एक वैल्यू रखता हूं, लेट सपोज ये ईडी इज, अच्छा ये तो ईडी इज 1, ये 240 है। ठीक, अब ये 20 है, ये मैं वैल्यू रख देता हूं हाँ, अब यहां पर वैल्यू मान लीजिए मैंने रख दिया 10। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 10 में 80 80 हो गया, यानी वो पहले से कम खर्च कर रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से वो क्या करे, 200 रुपए ही खर्च हो जाए, तो ईडी की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। यानी अगर पहले से ज्यादा खर्चा होने लगे तो इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर देन 1 मान ली जाएगी। पहले जितना ही खर्च हो रहा है तो इलास्टिसिटी 1 इकाई के बराबर आ जाएगी, और पहले से कम हो रहा है तो मांग की लोच कम हो जाएगी। तो इस रीति का सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने यूज किया था। इसमें किसी वस्तु पर कीमत में परिवर्तन से पहले और बाद में किए गए कुल व्यय की तुलना करके ज्ञात किया जाता है कि इकाई की लोच इकाई के मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। कैसे, अभी एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे यहां एग्जांपल में समझिए, जब किसी वस्तु पर जो कोई भी अगर आप वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पे जो व्यय की जाने वाली कुल राशि है कि कीमत के कम होने पर बढ़ती है या कीमत में वृद्धि होने पर घटती है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण द्वारा दिया गया। यानी अगर लेट सपोज आप इसको समझिए कि किसी वस्तु पर व्यय की जाने वाली कुल राशि कीमत के कम होने पर बढ़ती है या कीमत में वृद्धि होने पर घटती है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक होगी, इकाई से कम होगी। कैसे होगी, यानी आपको कुल मिलाकर यह देखना है कि पहले की स्थिति में घट रही है कि बढ़ रही है। जैसे यहां कीमत घट गई और कीमत घटने से क्या हो गया, मांग बढ़ गई, और पहले से व्यय क्या हो गया, 500 से 600 हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक मांग की लोच हो जाएगी। यानी पहले से व्यय इसमें बढ़ा हुआ है। तो ये पहला केस होगा जिसमें ईपी इज ग्रेटर देन 1, ये वाला केस हो जाएगा। ये आपको समझ के चलना है। दूसरा केस ई इज इक्वल टू 1 क्या होगा, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर भी कुल व्यय की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये कीमत 5 से 4 हो गई, 100 से 125 इकाई, अभी भी 500 का 500 इकाई खर्च हो रहा है, रुपया खर्च हो रहा है। तो यहां ईपी या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई लोचदार इसको कहते हैं। तो इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान में रख के चलना है। तीसरी स्थिति क्या हो गई, इकाई से कम वाली लोच कब होगी जब किसी वस्तु पर व्यय की जाने वाली कुल राशि कीमत कम होने पर घटती है या कीमत में वृद्धि होने पर बढ़ती है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होगी। लेकिन स्थिति क्या होनी चाहिए कि पहले से कम व्यय होना चाहिए। व्यय क्या हो, पहले से कम हो जाए। तो पहले क्या होगा, 5 रुपए में 100 इकाई, 4 रुपए में 110 इकाई। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर स्थिति क्या हो गई, पहले से कम खर्च किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो व्यय है ये क्या है, पहले से कम हो रहा है। तो एक लाइन तो आपको बिल्कुल क्लियर लेके चलनी है कि जब किसी वस्तु पर व्यय की जाने वाली कुल राशि कीमत कम होने पर घट जाए, ये देख लीजिए, कीमत कम होने पर क्या होगा, पहले से घट जाए, और कीमत बढ़ने से बढ़ जाए, तो वस्तु की मांग लोच इकाई से कम होगी। तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कीमत कम होने से पहले से व्यय जो है वो कम हो गया है। ये स्थिति आपको ध्यान में रख के चलना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिंदु या ज्यामितीय विधि। अब इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है, एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे एक तरीका यहां पर दिया हुआ है कि ये कोई मांग वक्र है और यहां पर एक रेखा स्पर्श करके ऐसे जा रही है, यहां पर आप टी बिंदु कर लीजिए। ठीक है, और टी बिंदु के द्वारा अब आप ले सकते हैं, जैसे रेखा चित्र में आप ये देख सकते हैं, टी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और उसे दोनों ओर बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए जैसे लेट सपोज यही मांग वक्र है, मान लीजिए लेट सपोज ये आपका मांग वक्र है और यहां पर एक टी स्पर्श रेखा खींच दी गई, ये ठीक है, टी यहां पर स्पर्श कर रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वाई और ए बिंदु, अब यहां पर देखिए उसे दोनों ओर बढ़ाया जाता है, जो एक्स अक्ष को बी बिंदु पर, यानी यहां पर बी और यहां पर ए, ये रेखा ए और बी ऐसे ऐसे टच कर रही है। ऐसे इसको टच करने के बाद मांग वक्र को ए और बी पर ये जाकर काट रही है। अच्छा, इसके बाद ये
टीबी नीचे का, यानी ये टीबी जो है ये लोअर हो गया, नीचे का भाग, और ये एटी क्या हो गया, एटी हो गया अपर पोर्शन, ऊपर का भाग। ठीक, एक तो ये स्थिति होती है। अब तीन तरह से मांग की लोच आप निकाल सकते हैं। अगर टीबी जो है ये ज्यादा है टीए से, अगर नीचे वाला हिस्सा यानी टीबी ज्यादा है टीए से, तो कीमत की लोच E इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मतलब अगर इस मांग वक्र को स्पर्श करती हुई रेखा खींची जाए और बीच में इसको टी नाम दिया जाए, तो अगर नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से बड़ा हो गया तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी। अगर नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से कम हो गया, यानी टीबी जो है अगर ये कम है ऊपर वाले 80 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इज लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, यानी अगर मान लीजिए AT इज इक्वल टू TB, तो यहां पर EP की वैल्यू 1 आ जाएगी, इकाई लोचदार हो जाएगा। तो एक तरीका ज्यामिति विधि का ये है। एक और तरीका होता है जिसको हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से देख लेते हैं। वो कौन सा तरीका है जी, तो वो तरीका भी देख लेते हैं। अब लेट सपोज हमने क्या किया, हमने यहां पर एक मांग वक्र खींचा, XY कर लेते हैं इसको। ये मांग वक्र हमने खींचा AB, ठीक है जी। चलिए हमने AB खींच लिया। अब इस हमको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीके से निकलती है, 5 पॉइंट्स होते हैं। तो हमने एक तो ये पॉइंट यहां ले लिया, लेट सपोज A, यहां ले लिया B, यहां ले लिया C, और यहां ले लिया D, ठीक है। और हमने पूरा AB जो है, AB की वैल्यू मान ली 8 सेंटीमीटर, A से लेके B तक 8 सेंटीमीटर है। इस पे 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट है, AB 2, ये 2, ये 2 और 2, ठीक, 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट है। अब लोच निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 बिंदुओं पे निकालना है। तो मान लीजिए पॉइंट A है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा AB डिवाइडेड बाई A। समझिए बात को, AB डिवाइडेड बाई, क्योंकि A से नीचे AB है पूरा, तो A पर क्या होगा, AB डिवाइडेड बाई, और A का मतलब तो 0 आप मान लीजिए, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। यानी A पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इनफाइनाइट होगी। 5 तरह की होती है। अब आते हैं बिंदु B पर। B का निचला हिस्सा क्या है, B का निचला हिस्सा है B से लेके B तक। अच्छा ये B मैंने मान लिया, इसका कोई और पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट दूसरा ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए लेट सपोज R, ठीक है, R ले लीजिए क्योंकि B हमने यहां लिया हुआ है, ठीक। तो अब बिंदु R पर देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम बिंदु R पर ले लेते हैं, तो ये R पर क्या हो जाएगा, R से लेके B नीचे तक RB है, RB डिवाइड, ऊपर का सेगमेंट क्या है, RA, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 2, 2, 4, 2, 6 सेंटीमीटर, और ऊपर का कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 बाई 6 3। तो यहां क्या होगा, ED इज ग्रेटर देन 1। 3 है ना, एक से ही अधिक वाला मांग लोचदार हो जाएगा, 3 जो 5 होते हैं। यहां आइए C पर क्या हो जाएगा, C के नीचे क्या है CB, ऊपर क्या है C से A तक CA, तो क्या हो जाएगा CB बाई CA हो जाएगा। तो CB की वैल्यू 2, 2, 4 डिवाइडेड है ऊपर 2, 2, 4, कितना आ गया 1। तो यहां ED क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बिंदु D पर, नीचे का हिस्सा क्या है DB, ऊपर का क्या है DA, तो यहां क्या है DB कितने हैं 2, ऊपर का कितना है 2, 2, 4, 2, 6, यहां क्या आएगा 6 से अगर 2 को आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 36, 18 और फिर 3.3 के आसपास। तो नहीं, एक सेकंड, ये गलत, देखिए 3.3 कह रहा हूं मैं, ये पहले ही पॉइंट लग जाएगा
3 के आसपास। तो यहां ईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईडी इज लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहां आइए, यहां क्या है, लोअर सेगमेंट, नीचे वाला सेगमेंट क्या है 0 बी पर 0, ऊपर वाला कितना है BA, ये कितना था 8, 0/8 वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां क्या आ जाएगा, ईडी की वैल्यू 0। तो पांचों तरह की एक लोच जो है वो आप एक जगह पर ज्यामिति बिंदु से दिखा सकते हैं। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, यहां पर आपको पांचों विधियां निकालने के तरीके मैंने समझाए। ये दो तरह से ज्यामिति विधि काम करती है और ये विधि ज्यादा बेहतर है, बल्कि आप इससे ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, इससे ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक विधि है, शॉर्टकट विधि मानी जाती है। तो इस तरह से आप मांग की लोच को समझा सकते हैं। अब साथ साथ मांग की कीमत लोच के हम मांग की आय लोच को भी देख लेते हैं कि आय की लोच भी मांग को कैसे प्रभावित करती है। मांग की आय लोच का आशय है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग किस अनुपात में बदलेगी। तो अन्य बातों को समान रहने पर आय के परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को आय की लोच कहते हैं। यानी कितना इनकम में चेंज हो रहा है तो मांग में कितना चेंज हो रहा है। दूसरे शब्द में यदि वस्तु की कीमत तथा अन्य बातें समान रहे, यहां कीमत को कोई चेंज नहीं करेंगे, और मांग में हुए अनुपातिक परिवर्तन को आय में हुए अनुपातिक परिवर्तन से भाग दे दें। मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया कि भैया मांग में 10% का चेंज हुआ है, इनकम में 20% का चेंज हुआ है, तो 10/20 निकाल के आप निकाल सकते हैं कि मांग की आय लोच कितनी है। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला जैसे आप कर रहे थे, इसको भी आप उसी फॉर्मूले पर रख सकते हैं। बस यहां प्राइस को P से दिखाते थे, आय को Y से दिखा दीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y। इकोनॉमिक्स में इनकम को Y से डिनोट करते हैं, अपॉन इंटू Y अपॉन Q, यानी पहले वाली आय पहले वाली क्वांटिटी। बस इस तरह से आप इजीली इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। ठीक है, मांग की आड़ी लोच का मतलब क्या होता है, जब इस आड़ी लोच में संबंधित वस्तु की कीमत देखी जाती है। संबंधित वस्तु में दो वस्तुएं मैंने डिटेल में पहले सेशन में पढ़ा हुआ है, स्थानापन्न और पूरक। तो यदि X और Y वस्तु एक दूसरे के स्थानापन्न है, मान लीजिए अगर सब्स्टिट्यूट हैं अथवा एक दूसरे की पूरक हैं, तो इनमें से कोई एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन दूसरी पर प्रभाव डालेगा मांग पर। मांग की आड़ी लोच उस दर की ओर संकेत करती है जिससे कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। और यहां आप इजीली दिखा सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत कि X वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ तो Y वस्तु की कीमत में कितना चेंज हुआ था। ठीक है, यानी यहां पर यह नहीं दिखाया जाएगा कि उसी वस्तु की कीमत और उसी वस्तु की मांग, यहां पर दूसरे वस्तु, जैसे मान लीजिए कार और पेट्रोल है, कार अगर 10% कार की डिमांड बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी। सॉरी, प्राइस अगर 10% कार की बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी। तो यहां उन दोनों का रेशियो यहां पर कंपेयर किया जाता है कि X वस्तु के मांग में कितना चेंज हुआ, किस कारण, Y वस्तु में होने वाले चेंज के कारण। और यहां पर क्या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P रखा जाता है, पर क्वांटिटी Q वाले की, प्राइस दूसरे वाले Y वाले गुड्स की। ठीक है, तो क्वांटिटी X गुड की और प्राइस Y वाले गुड की इंटू प्राइस Y की और क्वांटिटी X की। ठीक, ये बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं, इजीली 1 मिनट में इसको भी देखते हुए चल सकते हैं। यहां पर समझाया गया है कि किसको क्या माना गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक आखिरी पॉइंट इसमें जरूर देख लेंगे कि मांग की कीमत लोच को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। तो एक वस्तु की प्रकृति, वो वस्तु किस प्रकार की है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी लोच कितनी होगी। मांग की लोच अधिक या कम होना वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अगर वस्तु अनिवार्य है कि आरामदायक है कि विलासिता वाली है। अनिवार्य है तो बिल्कुल भी उसमें लोच नहीं होगा। अनिवार्य तथा रश्मि वस्तु जैसे नमक, अनाज, तंबाकू, इनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लोग यूज करेंगे ही करेंगे। आरामदायक वस्तुओं की मांग थोड़ा ज्यादा लोचदार होती है। मतलब अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपको आराम पहुंचाने वाली है और वो थोड़ी महंगी हो गई तो आप कहेंगे छोड़ो यार, रहे तो नहीं लेते हैं, भले ही आराम थोड़ा कम करेंगे। या वस्तु की कीमत थोड़ी कम हुई तो आप तुरंत उसको ले लेंगे। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में थोड़ी कमी के परिणाम स्वरूप मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यह भी देखा जाता है। अच्छा, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, अगर कोई वस्तु है और उसका स्थानापन्न मौजूद है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट अगर मौजूद है, तो जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जैसे कॉफी, चाय, उनकी मांग की लोच लोचदार होती है, क्योंकि यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु का उपभोग पहली वस्तु के स्थान पर लोग करने लगते हैं। वस्तुओं के अगर कई प्रयोग हैं तो भी उसके लोच पर प्रभाव पड़ेगा। तो यदि वस्तु ऐसी है जिसको विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सकता है तो उसकी मांग की लोच ज्यादा लोचदार होगी, मतलब फिर कीमत में थोड़ा भी चेंज होगा तो उसकी लोच तुरंत बढ़ेगी घटेगी।
जैसे यदि बिजली की कीमतों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति इसका इस्तेमाल आवश्यक क्षेत्र में ही करता है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर एक कोई ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे प्रयोग हैं तो वहां उसकी मांग की लोच कीमत से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसके अलावा वस्तुओं के प्रयोग को स्थगित करने की संभावना, यानी जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कुछ दिन के लिए आप यूज रोक सकते हैं, तो अगर वो वैसी वस्तु है तब उस स्थिति में उसकी लोच ज्यादा होगी। आपको लगेगा यार कीमत जाओ बहुत बढ़ गई तो रुको कुछ दिन बाद यूज कर लेंगे। और अगर ऐसी वस्तु है जिसके आप उसके यूज को स्थगित नहीं कर सकते तो फिर वहां पर लोचदार वो लोच कम होती है। जैसे दवाई, रोटी, ये सब की लोच कम होगी, लेकिन रेडियो, साइकिल, टाई, ये सब आप क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं तो लोचदार अधिक होगी। वस्तु पर आय का व्यय किए जाने वाला भाग, अगर कोई ऐसा वस्तु है जिस पर आय का बहुत ज्यादा हिस्सा व्यय किया जाता है तो उसकी लोच अलग प्रकार की होगी, और कोई ऐसा वस्तु है जिस पर आय का बहुत छोटा हिस्सा यूज होता है तो लोच थोड़ी कम होगी। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का एक छोटा भाग खर्च करता है उसकी मांग बेलोचदार होती है। मान लीजिए थोड़ी बहुत खर्च करके कोई चीज वो खरीद रहा है तो थोड़ा कीमत बढ़ घट भी जाए तो भी उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वस्तु पर आय का बड़ा भाग खर्च किया जाता है तो उसकी मांग ज्यादा लोचदार होगी। इसके अलावा संयुक्त मांग, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, जैसे डबल रोटी है, मक्खन है, सिगरेट है, तो इन पेन और स्याही है, तो इनका क्या है, इनका संयुक्त मांग है, वो हमेशा दो चीजों के साथ इस्तेमाल की जाएंगी, तो उनका फिर क्या होगा, उसकी मांग बेलोचदार होती है, वो केवल अपने हिसाब से अपनी कीमत पर निर्भर नहीं करती है। तो ये थी मांग की लोच के विभिन्न प्रकार, निकालने के तरीके। मैंने लास्ट में आपको आय की लोच और आड़ी लोच भी साथ में मिलाकर बता दिया है। हमने विधियों की चर्चा कर ली है, न्यूमेरिकल सेक्शन और करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट समस्या हो मैंने बहुत डिटेल में जानबूझकर ग्राफ बना बनाकर बताए हैं ताकि आप ग्राफ खींचना भी सीख जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जिसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है और एग्जामिनेशंस में आपको काम आने वाला है। क्योंकि देखिए मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाकर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड कुछ भी सेलेक्ट करके वो पूरा एक साथ वीडियो एक साथ अच्छे से अरेंज फॉर्म में देख सकते हैं, इसके एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं और यूट्यूब मंच पर भी ये सारे कोर्सेज सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब कुछ की पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स भी है। अगर आप चाहते हैं कि जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका बहुत अच्छा नोट्स मिले तो उसके लिए भी लिंक दिया गया है ताकि आप नोट्स से और बेहतर पढ़ाई करके अपने घर मंगा के नोट्स की पढ़ाई कर सकें या अपने साथ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकें, तो उसकी व्यवस्था भी की गई है। आप वहां लिंक में जाकर देख सकते हैं क्या करना है। इस जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अब इस चैप्टर के एक और इंपॉर्टेंट पार्ट से और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी देखते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।